हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन। और जहाँ पर फिर से एक नया सेशन हम लेकर आ चुके हैं आपके बायोलॉजी का हिंदी का सेशन। तो जो भी यहाँ पर हिंदी में पढ़ाई करना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। आप सभी यहाँ पर जुड़ जाइए हमारे साथ। सबसे पहले आप क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जहाँ पर हमारा टॉपिक चल रहा था प्रकाश संश्लेषण वाला टॉपिक, और इसको आज हम कंटिन्यू करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रकाश संश्लेषण में एटीपी का निर्माण कहलाता है। फास्फोरिलीकरण, प्रकाश फास्फोरिलीकरण, ऑक्सीकृत फास्फोरिलीकरण, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 16, प्रकाश संश्लेषण में एटीपी का निर्माण क्या कहलाता है? चलिए, यहां पर देखिए आंसर हो जाएगा आपका प्रकाश फास्फोरिलीकरण कहलाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। प्रकाश फास्फोरिलीकरण क्रिया की खोज की थी। किसने की थी खोज? कैल्विन ने, ऑर्नन ने, प्रिस्ले ने, वारबर्ग ने। हो सके तो आप सारे क्वेश्चंस को नोट करते चलिएगा। प्रकाश फास्फोरिलीकरण क्रिया की खोज किसने की थी? यहां पर सही आंसर हो जाएगा आर्नन ने। नोट कर लीजिएगा, आर्नन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। बहुत तीव्र प्रकाश का प्रकाश संश्लेषण पर प्रत्यक्ष संबंधक समदमक प्रभाव कहलाता है। और ये क्वेश्चन आपका यूपीसी पीएमटी 2011 में आया हुआ है। बहुत तीव्र प्रकाश का प्रकाश संश्लेषण पर प्रत्यक्ष समदमक प्रभाव कहलाता है। सोलराइजेशन, पांडुरता, हरिमहीनता, डिफोलिएशन क्या कहलाता है? ये सभी जो आपने भी नाम पढ़े हैं, चारों ऑप्शन, इन सभी के मीनिंग, मायने आपको पता होने चाहिए। जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है वो आज जाकर के सर्च कीजिए और इन सभी की परिभाषा, डेफिनेशन आप जानिए, समझिए, नोट कीजिए। क्वेश्चन ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स से निकल कर आते हैं जिनको हम बहुत ही हल्के में लेते हैं। हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए इसका आंसर हो जाएगा सोलराइजेशन। ठीक है, सोलराइजेशन, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19 नंबर। ग्लाइकोलाइसिस तथा पेंटोस फॉस्फेट पथ में उभयनिष्ठ एंजाइम है। हेक्सोकाइनेज, एकोर्निटेज, फ्यूमरेज, डिहाइड्रोजिनेज। क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 19, ग्लाइकोलाइसिस तथा पेंटोस फॉस्फेट पथ में उभयनिष्ठ एंजाइम है। हेक्सोकाइनेज एंजाइम, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। यहां पर हम बहुत ही क्वेश्चन बहुत ही फास्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। अभी तक हमने 4-5 ज्यादा हम सेशंस कर चुके हैं। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ पर? केवीएस एनबीएस की जो प्रैक्टिस सेशन है, आपको सारे क्वेश्चंस के लेवल कैसे समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, आप हमें कमेंट्स थ्रू बताएंगे फ्रेंड्स। आपके फीडबैक हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20,
निम्नलिखित 4 कथनों 1 2 3 4 को पढ़िए तथा उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दोनों कथन सत्य हो। अगेन फिर से आपका कथन वाला क्वेश्चन, और यही क्वेश्चन जो है वो बहुत टाइम टेकिंग क्वेश्चंस होते हैं। इनको पढ़ना होता है, पढ़ने के बाद इनमें से भी आपको 2 सेलेक्ट करना है जो सही है। ठीक है, सो ऑप्शंस देखिए। प्रकाश अभिक्रिया की Z स्कीम केवल प्रकाश तंत्र 1 की उपस्थिति में होती है। चक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलेशन में केवल प्रकाश 1 की आवश्यकता होती है। चक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण के परिणाम स्वरूप एटीपी तथा NADPH2 का संश्लेषण होता है। स्ट्रोमा लैमेली में प्रकाश तंत्र 2 तथा NADP का अभाव होता है। बेसिक क्वेश्चन है आपके फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण के टॉपिक के, जो आपको पता होने ही चाहिए क्योंकि एग्जाम में यही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं बार बार। कौन से 2 कथन यहां पर सही हैं? आपके सामने यहां पर ऑप्शन भी रखा हुआ है, सेकंड या फोर्थ, फर्स्ट या सेकंड, सेकंड या थर्ड, थर्ड तथा फोर्थ। चलिए, सो यहां पर देखते हैं आपका सही आंसर क्या होने वाला है। यहां पर आपका सेकंड तथा फोर्थ आंसर जो है वो बिल्कुल आपका सही है। मतलब चक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण में केवल प्रकाश तंत्र 1 क्रियाशील होती है, और चौथा है स्ट्रोमा लैमेली में प्रकाश तंत्र 2 तथा NADP का अभाव होता है। ऑप्शन सेकंड एंड फोर्थ इज करेक्ट, और ये दिया हुआ है आपका ऑप्शन फर्स्ट में। ठीक है, देखिए कितना टाइम लगा हमको सॉल्व करने में इसको, तो आप लोग प्रैक्टिस कंटिन्यू कीजिएगा, इससे आपका स्पीड तो बढ़ेगा ही। 21 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन के मार्ग की व्याख्या के लिए केल्विन ने कौन सा रेडियो एक्टिव समस्थानिक प्रयोग किया? C13, C14, C15, C16। C मतलब कार्बन। चलिए, कौन सा रेडियो एक्टिव समस्थानिक यूज किया था केल्विन ने प्रकाश संश्लेषण में कार्बन के मार्ग की व्याख्या के लिए? यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? C14 समस्थानिक यूज किया था। ऑप्शन बी इज करेक्ट, C14। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। प्रकाश संश्लेषण में CO2 के मार्ग की व्याख्या के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ केल्विन को, क्रेब्स को, खुराना को, वॉटसन एवं क्रिक को? वॉटसन एवं क्रिक को तो पहले कर दो क्योंकि इनका कोई संबंध नहीं है प्रकाश संश्लेषण से। अब बताओ, क्रेब्स का भी कोई संबंध नहीं है, तो संबंध केवल केल्विन का ही है और इन्हीं को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, केल्विन को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। C3 पौधों में प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया के दौरान निर्मित प्रथम स्थायी उत्पाद है। ऑप्शन है PGAL, RUBP, PGA, OAA। ये भी आपका UPSC PMT 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन को नोट कीजिए और क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा, अपने फीडबैक्स हमें बताइएगा।
C3 पौधों में प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया के दौरान निर्मित प्रथम स्थायी उत्पाद है PGA। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, PGA। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। रेड ड्रॉप घटना प्रकाश रासायनिक क्रिया के रुक जाने के कारण होता है, किसमें? ऑप्शंस है प्रकाश तंत्र फर्स्ट में, प्रकाश तंत्र सेकंड में, ए व बी दोनों में, कैरोटिनॉइड्स में। क्वेश्चन नंबर 24। रेड ड्रॉप घटना प्रकाश रासायनिक क्रिया के रुक जाने के कारण होता है, किसमें होता है? सो फ्रेंड्स, ये होता है आपका प्रकाश तंत्र सेकंड में, 2 में होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहां पर। इसके लिए आपको फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड सेकंड मतलब प्रकाश तंत्र एक और दो दोनों को अच्छे से पढ़ना होगा, तभी आपको सब चीजें क्लियर होंगी। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया को यह नाम दिया गया क्योंकि यह अंधकार में हो सकती है, इनमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, यह शाम के समय होती है, रात्रि में बिजली के प्रकाश में होती है। तो रात्रि में बिजली के प्रकाश में होती है, इसको तो आप काट ही दो। अब ABC में आप आंसर कीजिए। यह शाम के समय होती है, इसका भी कोई लॉजिक नहीं बन रहा है। प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया को यह नाम दिया गया, मतलब अप्रकाशिक अभिक्रिया नाम दिया गया, इसका कारण क्या है? सिंपल सा कारण है, इसमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। ऑप्शन बी इज करेक्ट एंड आई होप मोस्टली लोगों ने बी को ही आंसर बताया होगा। जिन्होंने भी आंसर बी कहा है उनका बिल्कुल सही है। देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए। प्रकाश संश्लेषण की अंधकार अभिक्रिया होती है, अंधकार मतलब वही जिसे प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, ये किसमें होती है? ग्रेना में, स्ट्रोमा में, मैट्रिक्स में, कोशिका द्रव्य में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपका बिल्कुल इंपॉर्टेंट, नोट डाउन कर लीजिए। सही आंसर हो जाएगा आपका स्ट्रोमा में। प्रकाश संश्लेषण के अंधकार की क्रिया होती है स्ट्रोमा में, और ग्रेना में होता है आपका प्रकाश अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 आप सभी के सामने है। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया पाई जाती है, अभी मैंने आंसर किया आपको, अगर किसी ने नोट किया होगा, ध्यान दिया होगा, मैंने कहा इसका आंसर ही बताया मैंने आप सभी को। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया किसमें होती है? बिल्कुल ग्रेना में, क्लियर है आंसर। और स्ट्रोमा में होती है अंधकार अभिक्रिया, दोनों नोट कर लीजिएगा। और ये स्ट्रोमा और ग्रेना किसमें होते हैं? क्लोरोप्लास्ट में होते हैं। और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है प्लांट सेल, एक पादप कोशिका में। चलिए बेसिक क्वेश्चंस। 28 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रथम CO2 स्थिरीकरण उत्पाद के रूप में PGA की खोज की गई थी? समझ लीजिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। एंड ऑप्शंस है ब्रायोफाइट, अनावृत बीजी, आवृत बीजी या शैवाल। आई होप आप सभी यहां पर बहुत ही फोकस्ड होकर पढ़ाई कर रहे होंगे। अगर आपको NVS KVS जैसे जॉब करने हैं, चाहते हैं आप ऐसी गवर्नमेंट जॉब, तो बिल्कुल आपको पढ़ाई तो करनी ही होगी और बिल्कुल फोकस्ड होकर पढ़ाई कीजिएगा। हर समय सब कुछ इंटरेस्टिंग सा मिले जरूरी नहीं है, ठीक है। स्ट्रगल के बाद ही आपको कुछ मिल पाता है, तो स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा फ्रेंड्स।
तो चलिए यहां पर देखिए 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रथम कार्बन डाइऑक्साइड स्थिरीकरण उत्पाद के रूप में पीजीए की खोज की गई थी। शैवाल में, ऑप्शन डी, शैवाल में की गई थी खोज। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। कौन सा वर्णक जल में घुलनशील होता है? पर्णहरित, कैरोटीन, एंथोसाइनिन, ज़ैंथोफिल। ये सारे जो आप नाम पढ़ रहे हैं वो क्या है, किसमें पाए जाते हैं, उनका फंक्शन, कार्य क्या है, इन सभी चीजों का आंसर आपको पता होना चाहिए, तभी जाकर के आपको एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। ठीक है, एक एक चीज को उसके डिटेल में सोच के पढ़ेंगे तभी आपको एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे। सो कौन सा वर्णक जल में घुलनशील होता है? एंथोसाइनिन। ऑप्शन सी इज करेक्ट, एंथोसाइनिन जल में घुलनशील होता है। एंड नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। प्रकाश तंत्र प्रथम इलेक्ट्रॉन स्वीकारी क्या होता है? मतलब कौन सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को स्वीकार करता है, एक्सेप्ट करता है? ऑप्शन है पैराडॉक्सिन, साइटोक्रोम, प्लास्टोसाइनिन, एक लौह सल्फर प्रोटीन। और अगर किसी ने प्रकाश तंत्र को अच्छे से पढ़ा हुआ है उसको यहां पर आंसर क्लियर नजर आ रहा होगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि आप सेल्फ स्टडी कीजिए घर पे। आप मार्केट से कोई भी सीबीएसई की बायोलॉजी की बुक आप उठा लो, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएंगी। आप उससे पढ़ो, प्रैक्टिस करो और यहाँ पर आकर के अपना टेस्ट आप दे सकते हो कि आपकी तैयारी कहाँ तक हो रही है। सो प्रकाश तंत्र फर्स्ट में प्रथम इलेक्ट्रॉन स्वीकारी जो होता है एक लौह सल्फर प्रोटीन होता है जो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को स्वीकार करता है। एक लौह सल्फर प्रोटीन, ऑप्शन डी इज करेक्ट। और एक क्वेश्चन देखिए सीबीएसई आईपीएमटी 2006 में पूछा गया है। लगभग बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिल रहे हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 31 नंबर, C4 चक्र में CO2 ऑप्शंस देखिए। पीजीए से जुड़ती है, पीईपी से जुड़ती है, आरयूबीपी के साथ क्रिया करती है, पीएमपी के साथ क्रिया करती है। क्वेश्चन नंबर 31। C4 चक्र में CO2 का क्या कार्य है, क्या फंक्शन है? ये C3 प्लांट्स, C4 प्लांट्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। एंड द राइट आंसर इज पीईपी से जुड़ती है। C4 चक्र में CO2 पीईपी से जुड़ती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। प्रकाश संश्लेषी जीवाणु तथा नीले हरे शैवालों में उनके प्रकाशग्राही तंत्र के आणविक पदार्थ होते हैं। हरित लवक, क्रोमेटोफोर में, ग्रेना में, माइटोकॉन्ड्रिया में। सो क्या हो जाएगा यहां पर आंसर? प्रकाश संश्लेषी जीवाणु तथा नीले हरे शैवालों में उनके प्रकाशग्राही तंत्र के आणविक पदार्थ क्या होते हैं या किसमें होते हैं? क्रोमेटोफोर में होते हैं फ्रेंड्स। क्रोमेटोफोर अगर आप लोगों ने सुना होगा तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्रोमेटोफोर एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। C4 पौधों की पत्तियों में मैलिक अम्ल का संश्लेषण CO2 स्थिरीकरण के दौरान किसमें होता है? ऑप्शन है बाह्य त्वचा कोशिकाओं में, मध्य पर्ण कोशिकाओं में, पुलाच्छदों में, द्वार कोशिकाओं में।
सो अगेन आपका एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पर हमारे सामने है। किसी और पौधों की पत्तियों में मैलिक अम्ल का संश्लेषण कार्बन डाइऑक्साइड स्थिरीकरण के दौरान किसमें होता है? आप सभी कमेंट सेक्शन में बताएंगे, आंसर करेंगे और आपका एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा हमारे साथ। कुछ लोगों को शायद कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, जो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, और जो कंटिन्यू सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनके लिए सारे क्वेश्चंस बहुत इजी हैं और धीरे धीरे आपका जो क्वेश्चन का लेवल है वो टफ होता जाएगा और ऐसे ही हम एक ही टॉपिक को कवर करेंगे। और ये टॉपिक तो हमारा आप सभी को पता है प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस का टॉपिक है। सो इसका आंसर हो जाएगा आपका मध्य पर्ण कोशिकाओं में। ठीक है, मैलिक अम्ल का संश्लेषण होता है मध्य पर्ण कोशिकाओं में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। उष्णकटिबंधीय पौधे जैसे गन्ना कार्बन डाइऑक्साइड स्थिरीकरण की अधिक क्षमता प्रदर्शित करता है, तो क्या कारण है? कैल्विन चक्र के कारण, हैच व स्लैच चक्र के कारण, एएमपी मार्ग के कारण या टीसीए चक्र के कारण? क्वेश्चन नंबर 34। चलिए फ्रेंड्स, क्लास को शेयर कीजिएगा। जो भी यहाँ पर केवीएस सैंडविच तैयारी करना चाहते हैं आप उन तक ये वीडियो पहुंचाइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। उष्णकटिबंधीय पौधे जैसे गन्ना कार्बन डाइऑक्साइड स्थिरीकरण की अधिक क्षमता प्रदर्शित करते हैं। इसका कारण है हैच व स्लैच चक्र के कारण। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 35। निम्न में से कौन C4 पौधा है? पपीता, मटर, आलू, मक्का। C4 पौधा कौन सा है? क्वेश्चन लग रहा है छोटा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। C4 पौधे को अगर आपने समझा है तभी आप इसका आंसर कर सकते हो। सो इनमें से केवल एक ही है जो C4 पौधों में आता है, वो है मक्का। आप नोट कर सकते हैं, ऑप्शन डी इज करेक्ट। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन। उस ऊर्जा मोचक प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें किसी क्रियाधार का बिना किसी बाहरी इलेक्ट्रॉन ग्राही के द्वारा ऑक्सीकरण हो जाता है? पहले आप क्वेश्चन को समझिए। ठीक है, अब ऑप्शंस देखिए। किण्वन, प्रकाश श्वसन, वायवीय श्वसन, ग्लाइको अपघटन। क्या कहते हैं उस ऊर्जा मोचक क्रिया को जिसमें किसी क्रियाधार का बिना किसी बाहरी इलेक्ट्रॉन ग्राही के द्वारा ऑक्सीकरण हो जाता है? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, पीएमटी के एग्जाम में पूछा गया है। सो द राइट आंसर इज प्रकाश श्वसन। ठीक है, प्रकाश श्वसन क्रिया कहा जाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। सॉरी, नो, ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन डी होगा, ग्लाइको अपघटन होगा, ग्लाइको अपघटन। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ग्लाइको अपघटन। तो चलिए सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं और इसी प्रकार से आप बने रहिएगा हमारे साथ, डेली प्रैक्टिस कीजिए एंड मिलते हैं आपसे नए सेशन में। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।